नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप आज मैं आपके बीच में 2-3 खबरें लेके आया हूँ। बहुत ही मुख्य खबरें हैं। पहली खबर ये है कि यमन ने अमेरिका को खुले लफ्ज़ों में चेतावनी दी है कि अगर आप हमारे ऊपर पहले हमला करते हो तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। यमन ने अभी क्या क्या हुआ है कि यमन पे ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल के हमला कर दिया है। तो यमन में काफ़ी नुकसान हो गया है, वहाँ के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और मिनिमम 4 लोग अभी घायल हो गए हैं। तो यमन ने अभी खुले लफ्ज़ों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब तक के तो हम सिर्फ इजराइल को ही मार रहे थे, इजराइल के ही जहाज़ अगवा कर रहे थे और इजराइल को ही अटैक कर रहे थे जहाज़ को, मगर हम अब छोड़ेंगे आपको भी नहीं, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपके भी जहाज़ अब हमारी परमिशन के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकते हैं। ये हम आपको चेतावनी नहीं, ये हम आपको धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। यमन ने ये कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है सऊदी अरब और कतर ने। इन्होंने क्या किया है कि ब्रिटेन और अमेरिका के लिए अपने एयरबेस खोल दिए हैं। उससे उससे यमन को नुकसान ये होगा कि यमन सऊदी अरब और कतर का जो एयरबेस है वो यमन से मिला हुआ है, बॉर्डर जो है वो मिला हुआ है और अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो काफ़ी दूर पे है। तो जब अमेरिका और या ब्रिटेन के लिए कतर और सऊदी अरब अपने एयरबेस खोलेंगे तो वो क्या होगा कि यमन का जो फासला होगा बॉर्डर का वो बहुत पास, बहुत नज़दीक हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उन लोगों को फिर हमला करने में और ज़्यादा आसानी होगी, वो यमन को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो यमन को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा कहने वाले सऊदी अरब, कतर, ये कितनी ज़्यादा अच्छी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मुस्लिमों के लिए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनको उनको दिखता ही होगा गाजा में किस तरह से इजराइल ने नरसंहार किया था, बच्चों को मारा था, मासूम बच्चों को मारा था, मासूम महिलाओं को मारा था। अब तक के 9 से 10 हज़ार लोग मर चुके हैं, बच्चे और महिलाएं सिर्फ 10-12 हज़ार लोग मर चुके हैं। तो कतर से और सऊदी अरब से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपने एयरबेस खोलेंगे ब्रिटेन और अमेरिका के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अभी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। वो बस वही पुराना राग अलापते हैं, वो जाके पहले वो नरसंहार करते हैं, फिर वही पुराना राग अलापते हैं। तो हमारा यहूदियों का तो एक ही देश है, हम कहाँ जाएंगे, हम किधर करेंगे। पहले तो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें। मगर वो ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि हमने अब तक के कितने मासूमों को मारा है, कितने बच्चों को मारा है, कितने दूध पीते बच्चों को मारा है, कितनी माओं की गोद उजाड़ी हैं, कितनों के घर उजाड़े हैं, कितनों के घरों पे बम मारे। वो ये बिल्कुल भी नहीं बताते। वहाँ पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी, वहाँ पे उनको जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा था जब वहाँ पे दलीलें हो रही थी। उधर रशिया और चाइना और ईरान काफ़ी ज़्यादा आक्रमण और गुस्से में नज़र आ रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका को लेके। उसने जो यमन पे हमला किया है तो वो सीधा सीधा उन्होंने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन और अमेरिका संभल जाएं, अपने हैसियत में आ जाएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन मिल के ये वर्ल्ड वॉर 3 जोन में जाना चाहते हैं और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर ब्रिटेन और अमेरिका ये चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो, शुरू हो जाए, तो इसके पीछे हम हटने वाले भी नहीं हैं और इनको हम कड़ा जवाब देंगे लाल सागर के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात है कतर को और सऊदी अरब को लेके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और अभी कम से कम 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे इसराइल पे फैसला आने पे। तब तक के अब इसराइल लगातार नुकसान पे नुकसान झेले जा रहा है। उधर मैकडोनल्ड्स का मिनिमम कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अब तक के। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरा मुस्लिम रहनुमा कितना, मिनिमम 56 कंट्री हैं, 56 मुल्क हैं मुस्लिमों के, अगर टोटल बाइकाट कर दें इसराइल का, इसराइल प्रोडक्ट का, इसराइल के यहाँ जो चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है, तो उनकी कमर तो यूं ही टूट जाएगी। उनको किसी हथियार से या गोला बारूद से मारने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो एक कहते हैं ना कि जो खलीफा जो होते हैं, ये अपने आप को खलीफा सिर्फ कहते हैं, मगर ये होते बिल्कुल भी नहीं है।
इनके अंदर ज़रा सा भी जो है मुस्लिमों को लेके मुझे लगता है ज़रा से भी इनके अंदर मोहब्बत या नफ़रत, आप ये समझ लें कि ये लोग राजनीति से प्रेरित हैं। अमेरिका के आगे ये समझ लो पिट्ठू बने हुए हैं एकदम। सऊदी अरब हो गया या कतर हो गया, ऐसी हरकत करते हुए ज़रा सी भी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आखिर वो मजलूम लोग हैं, उनके पास फोर्स भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग आखिर इतने बड़े, वो अपने आप को सुपर पावर कहता है इजराइल, क्योंकि वो पूरा हथियार मुहैया कराता है अमेरिका। तो ऐसे ऐसे हाईटेक हथियार से वो लोग हमले करते हैं निहत्थे लोगों पे। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कितने ज़्यादा वो लोग निर्दयी हैं और कितने ज़्यादा क्रूर लोग हैं, जो मासूम बच्चों तक के मार देते हैं। उनसे अगर यमन लड़ रहा है तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप लड़ भी नहीं सकते हो, हथियार भी नहीं दे सकते हो, तो कम से कम जो उनके मुखालिफ है अमेरिका, ब्रिटेन, उनकी मदद तो ना करो। सीधी सीधी ये बात है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे अभी बाबा रामदेव ने एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। अभी एक आस्था लाइव टीवी पे वो कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मैं ये ब्राह्मण हूँ, मैं वो ब्राह्मण हूँ। उन्होंने 4 ब्राह्मण बताए और गोत्र अपना कुछ ऐसा ही बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। और जबकि वो यादव हैं। तो यादव कब से ब्राह्मण होने लगे? जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जैसे ये कांग्रेस सरकार में बोलते थे कि कांग्रेस सरकार को हरा दो, मोदी को जिता दो, आपको 36 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, तो मिल रहा है। तो वो जब ओवैसी पे गए तो बोल रहा है वो तो पागल आदमी है, वो तो कुछ भी बोलता है, उसके पूर्वज जो है ये गद्दार थे। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं सर। ओबीसी का नहीं है। ओबीसी अब ओबीसी और ओवैसी में कितना फर्क है बाबा रामदेव को नहीं पता है। बाबा रामदेव को सिर्फ इतना पता था कि वर्ल्ड बैंक में हमारा काला धन कितना छुपा हुआ है, चुनाव से पहले 2013 में। अभी बाबा रामदेव को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारे वर्ल्ड बैंक में काला धन कितना है। ना आने का फिक्र है, ना उनको गैस सिलेंडर का फिक्र है, ना उनको पेट्रोल का फिक्र है, ना उनको किसी चीज़ का फिक्र है। उनको सिर्फ और सिर्फ फिक्र है कि हम बाबा रामदेव से लाला राम बन जाएं। लाला राम वो तो पहले ही से बन गए, ना जाने क्या क्या। गौमूत्र तो वो अब 100+ लीटर बेच रहे हैं, वो इतना ज़्यादा, तो वो लाला राम बन गए हैं। वो तो वो अब इनको जनता अभी समझ चुकी है, इनकी बाबागिरी बहुत ज़्यादा इनकी जनता समझ चुकी है। अब इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब इनको 2024 में इनको बताएगी कि ये एक तो ओबीसी को गाली देते हैं और फिर ये अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, ओबीसी इंडिया में कितने % है सबको पता है। मिनिमम 44 या 34% ओबीसी है। आप बोल रहे हो कि ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराए, हम तो ब्राह्मण हैं। ओबीसी को ही गाली दोगे, ओबीसी से ही अपना कहोगे प्रोडक्ट तुम्हारा खरीदने, तो कोई तुम्हारा प्रोडक्ट अब खरीदने वाला नहीं है। आप एक तो बोलते हो कि ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराएं, तो वैसे ही इतना ज़्यादा जॉब नहीं है, ये नहीं है, और बेरोज़गारी का आलम है, और कैसे कैसे करके आदमी अपना खर्चा पानी चलाता है। आप उनकी हेल्प करने के बजाय उनको उल्टा गालियां दे रहे हो कि ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराएं। तुमको कुछ बोलना ही है तो सरकार पे बोलो कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, उनको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हैं, वो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपनी डिग्रियां लेके। आप इस पे तो नहीं बोलोगे। मगर जब कोई आपसे पूछेगा कि आप ओबीसी को आपने गाली दी, क्यों दी, तो आप बोलोगे कि ओवैसी गद्दार है। मतलब ओबीसी पे आपने गाली दी, गद्दार ओवैसी है। कमाल है बाबा जी। आज के जब समाचार में इतना ही। आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को दबाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।